कम इन? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. Please have a seat. थैंक यू मैम. Shikha, tell us about yourself. मैम मेरा नाम शिखा है. मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की निवासी हूँ. मैंने अपना बीए और एमए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से पूरा किया है और मैंने अपना बीएड भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से ही पूरा किया है. मैं वर्तमान में टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा पहला इंटरव्यू है. मेरी रुचि कुकिंग और गार्डनिंग में है. तो आपको क्या लगता है कुकिंग, इसको महिलाओं के लिए कई बार हॉबी ना कह के जिम्मेदारी कह दिया जाता है, आपको क्या लगता है ये स्टीरियोटिपिकल बात है या ऐसा है सच में? मैम स्टीरियोटिपिकल बात तो है, बना दिया गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया है कि महिलाएं ही ये सब करेंगी. वो अपनी जिम्मेदारी उठाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको मिलकर काम करना चाहिए. इसके लिए हमें मतलब अपने घर से, अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए. हमें पुरुषों को भी किचन में हेल्प करने के लिए या कोई भी चीज़ हो उसमें हेल्प करने के लिए कहना चाहिए, जो हम करते नहीं हैं. यहाँ तक हम महिलाएं खुद नहीं उनको करने देते हैं. मैम तो आपने टीचिंग क्यों चूज किया एज अ करियर? मेरा तो पहली बात इंटरेस्ट था. मेरा सिर्फ मतलब इंटरेस्ट था कि हाँ, लेकिन मैम की वजह से, हिमांशी मैम की वजह से मैं इसमें आई हूँ. मेरा एक पैशन कह लीजिए आप, मैं एक पैशन है मेरा, मुझे सीखना सिखाना अच्छा लगता है. और दूसरी बात जो कारण है कि मैं इसके द्वारा बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने के साथ साथ अपने देश के लिए भी अपना कुछ योगदान दे सकती हूँ. मेरा यही कारण है. मैम केवीएस, कोई भी जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है उसके लिए केवीएस में जाना प्राउड की बात है. मैम केवीएस में मुझे मेरे प्रोफेशनल के साथ पर्सनल ग्रोथ को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा और नए नए जगहों पर जाने का, डाइवर्स एनवायरनमेंट में काम करने का, नए नए बच्चों लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिलेगा. मेरा यही कारण है मैम कि मैंने केवीएस को चुना है. तो अगर आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं. आपकी पोस्टिंग मान लो कहीं हो जाती है उड़ीसा में, बंगाल में, फिर आप कैसे करेंगे? आप सिंगल है ना जी. तो फिर कैसे करेंगे? मैम परिवार वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक आई हूँ और वो भी जानते हैं कि हमारी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है. इसके लिए वो और हम दोनों, मतलब मेरे परिवार, मैं भी मेंटली तैयार हैं कि कहीं भी पोस्टिंग हो जाए तो हम उसको ले सकते हैं. तो आप वहाँ रह लेंगे, अकेले रह लेंगे? मैम उसके लिए तो घर में चाहे मैं किसी की भी हेल्प लूँ, चाहे अपने माताजी के साथ जाऊँ या भाभी के साथ जाऊँ, परिवार किसी के साथ भी मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ. अकेले नहीं रह पाएंगे? मैम रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा हेल्प के लिए हो सकता है, वहाँ समझने के लिए किसी के साथ में रह सकती हूँ. और अगर आपकी मम्मी, आपकी बहन या कोई भाभी वगैरह नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो क्या? मैं तैयार हूँ मेंटली कि मैं वहाँ रह सकती हूँ. इसके लिए मैं तैयार हूँ. तभी मैंने केवीएस को चुना है क्योंकि मुझे पता है कि केवीएस में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है पूरे भारत में. यहाँ तक कि बाहर भी केवीएस के स्कूल्स हैं, वहाँ भी जाने का मौका मिल सकता है. कहाँ है केवीएस के स्कूल? मैम केवीएस का स्कूल एक काठमांडू में है और एक मॉस्को में, मैम एक तेहरान में, एक तेहरान. मॉस्को कहाँ है? मॉस्को रूस की राजधानी है शायद मैम. ओके. अपने हिंदी संस्कृत लैंग्वेज को 12th से लेके एमए तक यूज किया है, बीएड में भी आपने. लेकिन हिंदी संस्कृत में कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है ना? सर बेस्ट दोनों हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिंदी की तरफ है. सर बेस्ट मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हिंदी की तरफ ज़्यादा है. आपके पास ग्रेजुएशन में 2 लैंग्वेज हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो परसेंटेज है वो कम है, 53. उसका रीज़न क्या है? सर उसका रीज़न है कि मेरा पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटक गया था. मतलब पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था. आप टीचिंग में बाई चांस आ रहे हो? आप कह रहे थे आप कि मुझे टीचिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं जी सर, नहीं सर, बाई चांस नहीं. मेरा शुरू से था कि मुझे अगर जॉब करनी है तो मैं टीचिंग में जाऊंगी. मेरा इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ, मुझे पढ़ने पढ़ाने सीखने का शौक है. इसलिए सर बाई चांस नहीं है, मेरा शौक है कि मैं टीचिंग में जाऊँ. आपको 1 साल के अंदर आप दोबारा एग्जाम देते हो, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है एज ए टीजीटी पद यूपी के अंदर, तो फिर केवीएस को छोड़ दोगे या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करोगे? जी सर अभी तो मेरा फोकस केवीएस में ही है, लेकिन आगे का मैं अभी कुछ कह नहीं सकती. भाषा का क्या महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन के लिए?
सर विद्यार्थी के जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वह पहले अपनी भाषा से ही परिचित होता है, चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो उसकी कोई भी भाषा हो, भाषा से ही वो उसकी प्रगति होती है। वो भाषा से ही शुरू से ही कनेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। जैसे आपने कहा कि संस्कृत और हिंदी में आपको हिंदी अधिक प्रिय है, तो ये जो प्रियता है वो आप अपने विद्यार्थियों में कैसे लेके आएंगे? सर विद्यार्थियों में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी भाषा को उस तरह से प्रेजेंट करूं उनके सामने कि उनकी उनमें रुचि बढ़े, वो उस तरफ आकर्षित हूं। मैं चाहे अपने पढ़ाने के तरीके में या कोई भी कुछ भी टीचिंग एड्स का प्रयोग करके मैं इस तरह से उनको पढ़ाऊं कि उनकी रुचि हिंदी की तरफ आए। एक तरीका आप बता सकते हैं? सर जैसे कविता वाचन हुआ। कविता में तो बच्चे सो जाते हैं। नहीं सर, जैसे बिल्कुल सर हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम उसमें इंटरेक्टिव वे से कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चे सो जाएं। हमारे तरीके अच्छे होने चाहिए। खंडानवे विधि के बारे में जानते हो? नहीं सर। कविता शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सर स्वर वाचन सर, मेरे हिसाब से सर बच्चों को साथ साथ वाचन कराएं, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। व्याकरण को पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सर डायरेक्ट विधि, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, जो अच्छे से जिसको उदाहरण दिया जा सके, डायरेक्ट विधि जो है उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छी है। दो ऐसे एग्जाम्पल जो संधि और समास दोनों के हो। सर थोड़ा सा समय। जी। सर विद्यालय, विद्यालय में समास है विद्या का आलय, विद्या का घर, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, और उसमें संधि है दीर्घ संधि, विद्या धन आलय। दूसरा एग्जाम्पल सर हिमालय भी है, बर्फ के लिए घर, समास उसका समास विग्रह है, और हिम धन आलय दीर्घ संधि है हिमालय। आपको गद्य और पद्य में ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है बच्चों को पढ़ाने में? सर मुझे गद्य, पर्सनली मुझे गद्य पसंद है पढ़ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ाने के लिए मुझे दिया जाएगा मैं बच्चों को दोनों में डिफरेंस क्या है? सर गद्य जो है मतलब पद्य जो है वो रस छंद अलंकार से बंधा हुआ होता है और लयात्मक पद्यात्मक होता है, लेकिन गद्य का ऐसा कोई विधान नहीं है। कोई एक कविता जो आपको आती हो और आप मोटिवेट होते हो, उससे आपको प्रेरणा मिलती हो, कोई एक ऐसी कविता जो आपने बचपन में या अभी भी कंटिन्यू लंबे समय से आप गुनगुना रहे हो, या जब भी आपको कभी मौका मिले स्टेज पे अपने प्रस्तुतिकरण का तो आप उस पोएम को सुनाना चाहो? सर ऐसा कोई मतलब याद नहीं कर पा रही हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुनी आपने? हाँ जी मैम सुनिए। अच्छी लगती है? जी गुनगुनाते तो होगे बट ध्यान में नहीं आती है ना? ठीक है, आप एक दो स्पेलिंग बता सकते हैं हमें? जी आशीर्वाद। मैम हाँ ये पेन लीजिए, इधर ही लिख दीजिए, अपने सीवी के पीछे लिख के दिखा दीजिए। थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना ताकि हमें दिख जाए, वहीं से बैठे हुए दिखा दीजिए। ज्योत्सना, थोड़ा बड़ा लिखें ताकि सबको दिख जाए। ज्योत्सना, ओके, और एक श्रृंगार लिख के दिखा दीजिए। सबको दिखा दीजिए। श्रृंगार के ऊपर आपने अनुस्वार का प्रयोग किया है? जी। क्या उसका मतलब होता है, तो हम यूज करते हैं उसको? सर इसको अनुसार का प्रयोग हम वाक्य को छोटा बनाने के लिए अनुसार का प्रयोग करते हैं। नहीं, यहाँ तो हमने शब्द में प्रयोग किया, यहाँ सेंटेंस है ही नहीं। यहाँ इसका हमने प्रयोग किस पर्पज से किया, क्या मतलब होता है, किसकी जगह इसका हम प्रयोग करते हैं? सर इसका हम जो नासिक के वर्ण होते हैं उनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। कितने होते हैं ना? 5 होते हैं। कौन कौन से? ङ, या, ड़ा, न और मा। ऊपर जो अनुस्वार लगाते हैं जी। ये 5 वर्णों के स्थान पे लगता है, किसी एक की जगह ही हम इस्तेमाल करते हैं? सर 5 वर्णों के स्थान पर आता है। इसमें किसके स्थान पे लगाया है आपने? ङ के स्थान पर। शिखा, कुछ हमें कोई कविता का वाचन या आप कोई डेमो लेक्चर प्रिपेयर करके आए? कविता पे दे मैम। आप प्रिपेयर करके आए हैं? जी मैम। उसी पे पढ़ा दीजिए जो करके आए हैं।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? क्या आप लोगों को हिंदी अच्छी लगती है? नहीं मैम, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो आज हम इस मैम तरीके लिखने से में बिल्कुल पढ़ेंगे। नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल। बच्चों, आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको अच्छी लगने लगेगी। एक बार आप लोग कोशिश तो करिए। तो आज हम एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आप सबको बोरिंग ना लगे। तो आज की तारीख क्या है, दिनांक क्या है आज की? 2 तारीख। वेरी गुड। मई को हिंदी में क्या बोलेंगे? आषाढ़, चैत, बैसाख, सावन, भादो। सर ज्येष्ठ। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैम अप्रैल थोड़ा ना है। सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी। तो आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी। हम पढ़ेंगे हिंदी। वेरी गुड। तो हम पढ़ेंगे मैम हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हिंदी में आज हम पढ़ेंगे कविता। क्या पढ़ेंगे आज हम? कविता पढ़ेंगे। कौन सी कविता पढ़ेंगे मैम? मैम आज हम बच्चों आज हम पढ़ेंगे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्या पढ़ेंगे आज हम? हमारा विषय होगा कविता। और कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको किसने लिखा है? जो आपने वो हिंदी लिखा हुआ है, जी। कुछ टीचर हमने देखे हैं उसको अलग तरह से लिखते हैं, उसमें नया लिखते हैं है के और दे के बीच में। अब वो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है? सर वैसे भी लिखा जाता है और अनुस्वार लगाकर भी लिखा जाता है, दोनों को सही माना जाता है। तो हमारा कविता का शीर्षक होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैम ये जो आप लाइन डाल रहे हो ऊपर, ये जरूरी होती है डालनी? हम के ऊपर, पंछी, सब पे आपने डाली है। नीचे तो अलग है, ऊपर भी डाली है सब पे। यहाँ पे हम पे भी डाली है, पंछी पे भी डाली है। सर पे जो लिखते हैं आप इसके जी। शब्द के, ये जो लाइन लगती है, क्या कहते हैं, क्या है ये? जरूरी होती है? इसको शिरोरेख कहते हैं। शिरोरेख। जी। शिरोरेखा है। तो ये डालनी जरूरी है मैम? इसके बिना भी तो लिख सकते हैं हम। अगर हम मैम एक बच्चा हमारी क्लास में वो नहीं डालता। वो नहीं डालता, वो ये कोई लाइनें नहीं डालता। एक बच्चा है वो ऐसे क्योंकि कॉपी में तो पहले से ही डली होती है ना मैम नहीं लाइन। डालता था, मेरी मम्मी मारती थी मेरे को। जरूरी है मैम? नंबर कटेंगे अगर नहीं डालेंगे तो। सर शायद नंबर कटते हैं, पर ठीक है। तो हम पहले कविता के जो कठिन शब्द हैं उनको पहले हम उनका वाचन करेंगे, फिर उसके कठिन शब्दों का हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मैम हमें कविता सुनने का मन कर रहा है पहले। तो हम पहले कविता का वाचन ही करेंगे। तो हम लोग साथ साथ वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों अब हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो हम यहाँ हमें भी इसका मतलब क्या होता है? जी, इसमें कवि एक पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद कर कैसा महसूस करता है, उसकी क्या दशा होती है, उसको व्याख्यायित करता है। इसके साथ ही कवि स्वतंत्रता के महत्व को इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है। इसके 2 आशय होते हैं। एक तो कवि पिंजरे में बंद या कैद किसी पंछी की मनोदशा क्या होती है उसके बारे में हमें बताता है, और दूसरा कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उसके स्वतंत्रता के विषय में भी हमें कवि इसमें बताता है। कविता का यही आशय है। तो हम कविता के कठिन शब्दों को, उनके अर्थों को जान लेते हैं। हमें भी गानी है। तो फिर हम फिर से शुरू करते हैं।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर, पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम ठीक बहता है, जल। आ जाइए। शिखा, फीडबैक लेना चाहेंगे आप? जी मैम। बहुत बढ़िया, किसी ने तो कहा हाँ। तो कुछ चीजें आपका अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस भी है और बॉडी लैंग्वेज भी एकदम बढ़िया है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। जैसे आपके इस बायोडेटा की अगर मैं बात करूं तो कुछ इसमें वर्तनी की अशुद्धियां कह लीजिए आपकी भाषा में, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और अचीवमेंट्स और हॉबीज वाले सेक्शन में आप कुछ तो पुट कर सकते हैं, कभी रंगोली बनाई हो, जीवन में कुछ भी किया हो वो लिख दीजिए। और आई कांटेक्ट आपका एकदम ठीक है, बट और ज्यादा कोशिश कीजिए कि सबको इन्वॉल्व कर सकें, है ना। दूसरा आपका जो ये आंसर था वाई टू बिकम अ टीचर, इसमें थोड़ा सा ठीक है, आप बोल सकते हैं, मतलब अभी मैं आपके सामने हूं तो आपने बोल दिया उस तरह से, आप बोल सकते हैं, मतलब ये बात आप बोल सकते हैं कि आप किसी से भी इंस्पायर्ड हैं, वो व्यक्ति को आप मेंशन करना चाहें कर दीजिए, बट उसके साथ साथ आपके पास अच्छा एक लॉजिकल जवाब भी हो, जो आपने दिया भी कुछ हद तक, उसको और थोड़ा सा वजन उसमें डालिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है प्रीवियसली, वाई टू बिकम अ टीचर, तो हाँ, तो वो कुछ रीजंस उसमें अपने भी बहुत सारे पुट कर दीजिए कि आपने जब इस चीज को करके देखा, किसी को ट्यूशन पढ़ा के देखा है, वॉट एवर, या आपको ये चीज मतलब वो अंदर से फिर आपको लगा कि ये सिर्फ आप इंस्पायर नहीं हुए, जब आपने थोड़ा सा करके देखा तो और अच्छा लगा। तो मतलब इसके 2-4 रीजन और भी रखिए साथ में। इंस्पिरेशन आप ठीक है, वेरी गुड, आपने कहीं से तो इंसान इंस्पायर होता ही है। और बाकी मैम बताएंगी, सर बताएंगे। एक क्वेश्चन आपका, देखिए पहले कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और आप किसी भी क्वेश्चन से घबराए नहीं और आपने बहुत अच्छा बोला। एक दो चीजें जो आपको ठीक करनी है, एक आपसे पूछा था कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो जाएंगी तो आप कैसे, तो आपने कहा मैं किसी को ले जाऊंगी, तो फिर मैडम ने आपको क्रॉस क्वेश्चन करा, नहीं जाएंगे तो अकेले नहीं रह पाओगे, आपने कहा अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम। आपको ये नहीं कहना, आप बोलो मैडम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं अकेले रह लूंगी, क्योंकि पोस्टिंग हर बार मम्मी को ले जाना और ये सब आपको बोलना ही नहीं है, बोलना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं आराम से अकेले रह लूंगी और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, मैं भी चाहती हूँ हाँ। एक्सप्लोर। और दूसरा एक आपने बोला था, सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी, तो आपने कहा कि अभी तो मैं यही ज्वाइन करूंगी, आगे का मैं कह नहीं सकती। आपने बोलना है कि नहीं सर, मैं केवीएस मेरा बचपन से ड्रीम है, जब मैंने टीचर बनने का सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि मैं केवीएस में ही टीचर बनूंगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना न्यू कल्चर एक्सप्लोरेशन है, हिंदी में आप बोल देना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो कभी दूसरी स्टेट का एग्जाम ही नहीं दूंगी, मुझे केवीएस में ही रहना है, तो जाने का सवाल ही नहीं है। सीधे ये बोलो, आगे का मैं कह नहीं सकती, बोलना नहीं है आपने, ठीक है। थोड़ा आप आज श्योर हैं? हाँ। अगर केवीएस के पर्पज में ही आपको रहना है, इसी को अच्छा बताना चाहिए, इसमें कितने भी कमी हो कोई कमी नहीं देखनी है इसकी, और बाकी जगह अच्छाई भी नहीं देखनी है जब आप इंटरव्यू में हो। तो ये केवीएस में है तो केवीएस के बारे में। और दूसरा आप एक भाषा बोलिए जरा, भाषा। हाँ, अभी आप ठीक बोल रहे हो, उस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी ना प्रोनाउंसिएशन में, तो वो भाषा और थोड़ा सा वर्ड्स, एक आध वर्ड में मुझे लगा, तो वो आप अपनी करिए, क्योंकि आपका वो मदर टंग इन्फ्लुएंस एमटीआई है नहीं, आपका क्लियर है, भाषा की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी क्लियर है। वो थोड़ा बहुत स्पेलिंग्स भी पूछी, ये यूजुअली बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं, और सर सही थी ना स्पेलिंग? ठीक, हाँ कुछ वे ठीक है हाँ तीनों ये ठीक थी ना स्पेलिंग? हाँ मेरे को भी ठीक लगी, ये यूजुअली पूछी जाती है और ये बच्चे गलत भी करते हैं, पर आपकी सही थी, ठीक है। बाकी सर बताएंगे। सब्जेक्ट में आपको जो हिंदी में अलग अलग विधाएं होती है, नाटक, एकांकी, उपन्यास है, जैसे गद्य पद में आपकी क्लियरिटी नहीं थी। अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं गद्य में पसंद करती हूँ पढ़ाना, और फिर बोले कि नहीं मैं वहाँ का कविता पढ़ाऊँगी, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए पहले से कि। और दूसरी चीज़ ये कि ये नहीं कहना है कि मैं सिर्फ गद्य में ही, जैसे अभी एक हमने इंटरव्यू लिया, वो लैंग्वेज में मिस्टेक कर रहे थे कि उनकी इंग्लिश अच्छी थी तो इंग्लिश में सब कुछ चाह रहे थे। आप टीचर हो, आपकी क्लास में हर तरह का बच्चा है, उसकी बहुत सारी वो लैंग्वेज है, आपको सीखने की कोशिश करनी है, नहीं है ऐसे ही आपको इनमें भी सीखने की कोशिश करनी है। तो आप ये कह सकते थे कि नहीं मैं गद्य में ज़्यादा अपने आप को पाती हूँ, लेकिन मेरा जो कविता है उसमें भी मेरा पूरा इंटरेस्ट है और उसमें मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ धीरे धीरे। तो वहाँ कभी ये स्वीकार नहीं करना है कि मेरा दोनों में से एक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं और आपका पूरा इंटरव्यू इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लियरिटी है कि नहीं है। जॉब के प्रति अभी क्लियरिटी नहीं है आपकी,
ठीक है। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये थी कि आप सब्जेक्ट में कितने भी क्वेश्चन करो, जब मैंने ये पूछा आपका कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है, यूपी में आपका हो जाता है और विदिन 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि आप सब्जेक्ट में कुछ भी बता रहे हो। केवीएस को ऐसा नहीं चाहिए कि वो 1 साल के अंदर वो ट्रेंड करे उन लोगों को, हर बार अनट्रेंड को भर्ती करते रहे और वापिस करते रहे। केवीएस के साथ सबसे बड़ा यही हो रहा है कि DSSS में मौका मिलता है तो लोग DSSS में आ जाते हैं, स्टेट में मिलता है तो स्टेट में मिल जाते हैं और वहाँ सीट वैकेंट रहती है और बच्चों का सिलेबस तक पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये स्वीकार करके जाना, केवीएस है तो केवीएस। भाषा की जितनी भी विधाएं हैं सब पे कमांड करनी है, अपना पहले से फिक्स रखो, पोएम भी अपनी फिक्स रखो, नहीं बता पाए उस समय फिर वहाँ जाके पोएम पढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई मतलब रस छंद अलंकार काव्य से रिलेटेड सबके याद रखो, बाकी सब कुछ ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार ये आपकी नॉलेज चेक करते हैं। वहाँ सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा नहीं होगी, ये देखेंगे कि हिंदी की जो विधाएं हैं, क्योंकि हम NCERT लेवल पे बच्चे को ले रहे हैं, उनके बारे में आप जानते हो कि नहीं। बहुत अच्छा। शिखा, 1-2 बातें और हैं। एक तो आपका ये जो ड्रेसिंग सेंस है ना, एक कुछ या तो प्लेन या कुछ वैसा बनवाई गई लिया है व्हाइट कलर में, बस वो ठीक है, मतलब वो वही है कि चमकना नहीं चाहिए कुछ। दूसरा मैम, इस पे मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ओम पहनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नहीं वैसे नहीं है, अवॉइड करना वैसे तो। हाँ, अगर हो सके तो अवॉइड करना, मतलब हमें नहीं है बट रिलीजियस हो जाता है, वही मत पहनना। और एक आपने ना जो डेमो दिया था, तो डेमो वैसे आपका ठीक था, लेकिन ना आप जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, एक तो आपने हमें ना अपने आप ही बच्चे मान लिया। हाँ। आपने हमसे पूछा नहीं कि सर मैम क्या मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए स्कूल के अपनी क्लास के स्टूडेंट्स मान सकती हूँ, वो यस ही बोलेंगे तब मान के आप शुरू कर देना। दूसरा हमने सर ने बोला था कि हमें कविता गाने का मन कर रहा है, तो आपने ही गा दी, फिर मेरे को आपको बोलना पड़ा कि हमें भी गानी है, तो आपने कहा कि चलो गाते हैं, लेकिन बच्चों से गवानी है, क्योंकि आप सीधे शब्द अर्थ पे आ जाओगे, उनको आपने ना उन्होंने गाया ना इंजॉय किया। कविता तो इंजॉय करने वाली चीज है, तो वो एक बार पहले इंजॉय कर लें, बल्कि साथ में कि चलो अब मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप अपनी बुक्स खोलो, आप इमेजिन करो हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स खोलो, मैं एक लाइन रीड करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर आप लोग इस पे आप अभी काम रीड कर नहीं, सकते हो। रिसाइट गाती हूँ, हाँ रीड नहीं गाती हूँ मैं, वाचन करेंगे। तो ऐसे करके। और दूसरा एक क्वेश्चन हमने पूछा था शिरो रेखा वाला, आपने आंसर सही दे दिया कि वो शिरो रेखा आपको बोलना चाहिए, यस बेटा ये तो बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप टीचर हैं, हमें ये मत मानो कि हम आपने स्टूडेंट कंसीडर कर लिया तो फिर आप उस अब तरह जैसे से मैंने बोला हम अगर लिखेंगे उस पे शिरो रेखा अगर नहीं होगी तो वर्ड ही नहीं हुआ ना, वो कंप्लीट, वो गलत है। तो आप बोलोगे यस बेटा ये शिरो रेखा बहुत जरूरी है, और इसके बिना अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। मैंने बोला कॉपी में लाइंस होती है, बोलो कॉपी में लाइन सिर्फ एक डिवाइडर होता है, लेकिन वर्ड आपका पूरा मतलब शब्द आपका पूरा तभी बनता है जब आप ये डालोगे। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंटली। और जैसे डेट आपने पूछी, सर ने एकदम बोला हिंदी में क्या बोलते, तो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए वो हिंदी के मंथ्स। ज्येष्ठ ठीक था सर, वैसे मुझे नहीं पता। जी। अच्छा हाँ, बट वो टिप्स पे आपने थोड़ा उसको काउंट किया ना, वो टिप्स पे होना चाहिए, डेट में लिखने में हो गया, चलो वो थोड़ा हो जाता है। स्कोर कितना है आपका? टोटल वगैरह भी आपने- 138 138। और कितने पे गई है मेरिट? ये EWS वालों की 134 पे गई। अच्छा, आप EWS से हैं जी। चलिए ठीक है, बस आप ना ये डेमो पे थोड़ा सा काम और कर लीजिए, बोर्ड वर्क थोड़ा और हो सकता था, है ना, और हल्का सा और बड़ा कर दो फॉन्ट साइज अगर हो सके तो, बाकी तो डिपेंड करता है वहाँ हाँ, पे। जो हेडिंग होती है वो हमेशा बड़ी बड़ी होती है थोड़ी। टोटल नंबर ऑफ जैसे स्टूडेंट्स अगर उपस्थित कितने हैं, और वही जो आपका आपको absent वहां हो, पर भी अनुपस्थित बोल देना, लिख के दिखाओ, ऐसे बोल सकते हैं, हमें बोला था, तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना ताकि सबको क्लियरली दिखे। वो लिख नहीं मिल रहा था ना, मतलब फिर भी ऐसे कोशिश बन करना रहा हाँ, मतलब जैसे आपने लिख तो दिया ही, थोड़ा बड़ा लिख देना ताकि वो सबको दिखे। आप फाइनली ये मान के चलो जो परफॉर्मेंस आपकी यहाँ है ना, वही वहाँ भी रहनी है। अब वो चेंज आपको करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ अपने में ज़्यादा चेंज ले आओगे। तो जो चीज़ें गलती आपने की है, यही सेम गलती वहाँ भी रिपीट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आप नीचे भी अंडरलाइन दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये मान के चलना है कि मुझे बहुत सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, ये ही पर्पज़ है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक बोर्ड जब आप खत्म कर देंगे, बोर्ड रब कर देंगे, पूछ के सर मैं रब द बोर्ड, और रब कर दो, चाहे नहीं भी पूछो बट रब ही करना होता है। रब कर लो आप, हाँ, उससे कोई। थैंक यू शिखा।